ये लड़ाई केवल बड़ौदा के उपचुनाव के एक विधायक चुनने की लड़ाई नहीं है। यहाँ जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये हरियाणा से इस नाकारा सरकार को छुटकारा दिलाने की लड़ाई है। स्पोर्ट्स कोटे के तहत लगे हुए डी ग्रुप के कर्मचारी बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपकी तरफ से उनकी कोई मांग उठाई गई है? दुख होता है, तीन तरफ दिल्ली के हमें सबसे ज़्यादा रोजगार हरियाणा में होना चाहिए था, मगर बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। बीजेपी वाले कहते हैं कि बड़ौदा में कांग्रेस पार्टी के दौरान कोई विकास नहीं हुआ था, हमने करवाया। इन्होंने भट्टा बिठा दिया हरियाणा का। 6 साल में एक कोई इंडस्ट्री लाए हों। ओम प्रकाश चौटाला भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो कैसा प्रभाव देखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी को उसका हर्जाना होगा? तो अडानी और अंबानी आप खुद बताओ लोहान साहब, वो किसान को मुनाफा देने के लिए खरीदेंगे या खुद का मुनाफा लेने के लिए खरीदेंगे? तो पंजाब सरकार ने किसानों के लिए कानून बनाया है और अभी जेजेपी या बीजेपी गठबंधन की बात करें तो उनका आरोप है कि वो किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। हरियाणा में मगर भाजपा और जेजेपी, ये बीजेपी और जेजेपी तो बहुत ज़्यादा किसान के खिलाफ साबित हो गई है दोनों पार्टियाँ। किसान कहता था एमएसपी बढ़ा के दो, स्वामीनाथन के हिसाब से, सीटू के हिसाब से एमएसपी बढ़ाओ। अब वो बढ़ाने की बजाय अब लड़ाई होगी एमएसपी बचाओ। बड़ौदा उपचुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जीत हासिल करने के लिए एडी चोटी तक का जोर लगाया हुआ है और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में निकाली हुई है। और अभी आप मेरे साथ देख सकते हो कि तकरीबन रात के 10 बजे हैं और उसके बावजूद भी एक गाँव से दूसरे गाँव में होते हुए खुद दीपेंद्र हुड्डा ट्रैक्टर पर बैठकर ट्रैक्टर चला कर एक गाँव से दूसरे गाँव में जा रहे हैं। हुड्डा साहब, क्या संदेश देना चाहेंगे? ट्रैक्टर ही क्यों? देखिए, ये तो गांव वालों की मर्जी है। जो आपने देखा कि गांव वालों की भावना थी कि ट्रैक्टर, क्योंकि ट्रैक्टर हमारे कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा, एक प्रतीक है ट्रैक्टर। किसान का भी है और कृषि का भी है, जिसके साथ सभी जुड़े हुए हैं, किसान, मजदूर, गरीब आदमी, हरियाणा की आर्थिक समृद्धि। तो मैंने वैसे गांव वालों से कहा था कि भाई अगर अवॉइड हो जाए, मगर जब सारे लोगों की भावना थी तो ट्रैक्टर का हमेशा ये एक हमारा प्रतीक रहता है। दीपेंद्र जी, क्या कहीं ना कहीं किसान जो आज 3 अध्यादेश को लेकर विरोध कर रहे हैं उसको भी उठाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे? देखिए, किसान को तो इन्होंने बर्बादी के चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। 6 साल में किसान का ना तो एक्सपोर्ट खोला, भाव मिला नहीं, जीरी की बात हो, ना भाव बढ़ाया। हमारे समय न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल 15% बढ़ता था, इनके समय मात्र 1-2% हर साल बढ़ाया। चाहे वो गन्ने की बात हो, गन्ने का तो प्रदेश सरकार तय करती है, इन्होंने मात्र 10 और 20 रुपये बढ़ाया पिछले 6 साल में। पॉपुलर की बात हो, धान की बात हो, 1509, 1121 एक्सपोर्ट बासमती की बात हो, किसी भी फसल की बात हो, ऊपर से खरीद की दिक्कत, ऊपर से खर्चा दुगना हो गया इन वर्षों में। डीजल लगभग दुगना हो गया, जैसा आपको पता है। खाद पे और पेस्टिसाइड पे जीएसटी लग गई, तो किसान का खर्चा तो लगभग दुगना हो गया। भाव मिला नहीं, इसलिए किसान पे कर्जा दुगना हो गया, जो आंकड़े बताते हैं नाबार्ड के। तो ये अब किसान को इन्होंने बर्बादी के चौराहे पे लाके खड़ा करने के बाद, किसान कहता था एमएसपी बढ़ा के दो, स्वामीनाथन के हिसाब से, सीटू के हिसाब से एमएसपी बढ़ाओ। अब वो बढ़ाने की बजाय अब लड़ाई होगी एमएसपी बचाओ, क्योंकि जो मिल रही थी एमएसपी उस पर खरीद के लिए इन्होंने अब ये जो लाए हैं 3 अध्यादेश, इसकी बड़ी चोट हरियाणा, पंजाब, खासतौर पे ऐसे प्रदेशों को, किसानों को मिलेगी जहां से एफसीआई खरीद कर रही थी। लेकिन दीपेंद्र जी, अगर हम बीजेपी की बात करें या बीजेपी के नेताओं की बात करें तो उनका तो ये आरोप है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये अध्यादेश जो आए हैं वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए, अगर ये फ़ायदेमंद हैं, उस कैबिनेट मीटिंग में हरसिमरत बादल भी बैठी थी, उनको भी क्या मैंने भड़काया? क्या सुखबीर बादल को मैंने भड़काया? वो तो इनके सहयोगी थे। वो तो इनके सहयोगी दल थे जो सहयोग छोड़ गए। आपके जो अपना जो है जोगीराम सिहाग, आप पूछो उनसे जाके, उन्होंने भी पद लेने से इनकार कर दिया चेयरमैन। के बहुत से विधायकों ने पद लेने से इनकार कर दिया चेयरमैन का। इनके बहुत से विधायकों ने किसान ना कर, परमिंदर ढुल ने भी पार्टी छोड़ दी। अपना रामकरण काला ने सपोर्ट किया, अपना जो है आप देवेंद्र बबली जी का सपोर्ट का बयान आया। तो क्या सभी को हम भड़काने का काम कर रहे हैं? तो क्या सभी को हम भड़काने का काम कर रहे हैं? तो ये गलत है। ये हम तो किसान के साथ खड़े हैं, किसान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो विपक्ष की भूमिका है उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये असंवेदनशील सरकार है, हरियाणा की सरकार खास तौर पे, इनको शर्म नहीं आती। पंजाब में सारे दल एकजुट हो गए, सारे दलों ने पूर्णतः इसका विरोध किया, क्योंकि सबको पता है पंजाब का किसान मारा जाएगा। हरियाणा में मगर भाजपा और जेजेपी
ये बीजेपी और जेजेपी तो बहुत ज़्यादा किसान के खिलाफ साबित हो गई ये दोनों पार्टियाँ। इनको शर्म भी नहीं आती, किसान के साथ विश्वासघात भी कर रही हैं। हुड्डा साहब, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब सरकार ने किसानों के लिए कानून बनाया है, और अभी जेजेपी या बीजेपी गठबंधन की बात करें तो उनका आरोप है कि वो किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। उस कानून में क्या है? वो कानून लगभग वही है जो हुड्डा साहब ने 2007 में एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट लाए थे। क्या है कानून? कि हम कह रहे हैं कि प्राइवेट में अगर कोई आए, अदानी अंबानी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बुला लो, कोई बात नहीं, मगर वो जो खरीद करे वो एमएसपी से ऊपर खरीद करें या एमएसपी के बराबर खरीद करें। एमएसपी से अगर कम में खरीदते हैं तो पेनल्टी हो और कोई सजा का प्रावधान हो। ये कानून बना है। इसमें क्या हर्ज है? किसको आपत्ति होनी चाहिए? इसमें तो उसको आपत्ति होनी चाहिए जो एमएसपी से कम पे खरीदने की तैयारी कर रहा है। तो ये देखो, मैंने एक चीज़ जो हमने कही थी शुरू से, अदानी और अंबानी अगर खरीद करेंगे किसान से, आने वाले समय में मंडियाँ कमज़ोर होएंगी और सरकार खरीद नहीं करेगी, तो अडानी और अंबानी, आप खुद बताओ लोहान साहब, वो किसान को मुनाफा देने के लिए खरीदेंगे या खुद का मुनाफा लेने के लिए खरीदेंगे? उनका कहना है कि सिर्फ 2 ही फसलों को शामिल किया, बाकी फसलों को क्यों नहीं शामिल किया? ऐसा है, आप एक को कर दो। ये मतलब जो है, देखो पंजाब ने सब 1 मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा। एक बार सभी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, देखिए रात को करीब 10 बजे का समय है और कितना जोश यहाँ पर कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। आमतौर पे जो रैलियाँ होती हैं, उन रैलियों के अंदर जो लोग बुलाए जाते हैं, जो ट्रैक्टर ट्रैली में शामिल होके आते हैं, या तो पैसे दे के आते हैं या फिर उनको कुछ खाने पीने का दिया जाता है। और जहाँ तक हमारा कैमरे की नज़र नहीं भी जा रही, उससे भी आगे तक दोपहर के ये लोग इंतज़ार में दीपेंद्र हुड्डा के खड़े थे, और अब रात को 10 बज गए हैं, उसके बावजूद दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पे पहुँचे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा से ही जाने की कोशिश करेंगे। हुड्डा साहब, यहाँ पे तो बीजेपी ने प्रचार रैली निकाली थी, उसमें खर्चा पर्चा दिया गया था, आपने उससे ज़्यादा दिया है। यहाँ पे तो केवल एक ट्रैक्टर चलाने वाले को खाने पीने का दिया गया है, और वो मैं हूँ। मेरे को चूरमा और गरम दूध, गाँव वालों ने चूरमा और गरम दूध दिया है, बाकी तो सारे अपने खाए पिए आ रहे हैं। हाँ, मेरे को ज़रूर गाँव वालों ने चूरमा को इतना लेट हो गए, मेरी सेहत का ख्याल भी रखते हैं ये, तो जो है इसीलिए मेरे को ही दिया गया है। बाकी आप सबसे पूछो, सबकी भावना है। हुड्डा साहब, एक और सबसे अहम सवाल आता है। अभी हम बीजेपी उम्मीदवार की बात करें, योगेश्वर दत्त के द्वारा एक ट्वीट किया गया था, और जिस ट्वीट को सभी कांग्रेस पार्टी के जो ओबीसी से आते हैं या एससी सेल से आते हैं विधायक है या पूर्व विधायक हैं, उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया है। दीपेंद्र हुड्डा क्या मानते हैं कि वो बात जायज़ है? देखिए, ये देश संविधान के अनुसार चल रहा है और हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं। संविधान की मूल प्रति पे मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी के भी दस्तखत हैं। तो मैं समझता हूँ कि संविधान, मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि संविधानिक व्यवस्था में देश चल रहा है, सभी एक साथ जो है सबका अपना अपना अधिकार है, और उस बात को संविधान के दायरे में रख के ही किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अपनी बात रखनी चाहिए। अगर हम इनेलो पार्टी की बात करें, आज ओम प्रकाश चौटाला भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, कैसा प्रभाव देखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी को उसका हर्जाना होगा? मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। मैं आज अखबार देख रहा था, खट्टर साहब का बयान भी हुड्डा साहब के खिलाफ है, धनखड़ साहब का बयान भी हुड्डा साहब के खिलाफ है, जेजेपी पार्टी के डिप्टी सीएम का बयान भी हुड्डा साहब के खिलाफ है, और अभय सिंह चौटाला का बयान भी हुड्डा साहब के खिलाफ है। अभय सिंह चौटाला जी का बयान था कि कांग्रेस में 2-4 विधायक हुड्डा साहब के कहने में नहीं है। तो ये क्या बात हुई भाई? सरकार कोई सी है, लड़ाई किससे लड़नी चाहिए? आप विपक्ष में हो, एक पार्टी के आप एमएलए, और आप कह रहे हो हुड्डा साहब 2-3 एमएलए, कांग्रेस के 31 में से 2-4 एमएलए हुड्डा साहब के कहने में नहीं है। तो ये सारे हुड्डा साहब को और मेरे को निशाने पे क्यों ले रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। तो प्रभाव क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो जनता बताएगी। काफ़ी जोश यहाँ कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, जगह जगह पे दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं जी। तो ये वो तो जनता बताएगी आपको जब गिनती होगी किसका कितना प्रभाव है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, उन्होंने मेरे बारे में भी अच्छा ही बोला है कभी जो है, मगर मैं समझता हूँ ये लड़ाई आमने सामने की लड़ाई है, हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है।
ये लड़ाई केवल बड़ौदा के उपचुनाव के एक विधायक चुनने की लड़ाई नहीं है। यहाँ जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये हरियाणा से इस नाकारा सरकार को छुटकारा दिलाने की लड़ाई है अजय भाई, और हरियाणा को एक तेज गति से विकास की तरफ लेके जाने की, एक आपस के भाईचारे के साथ एक खुशहाल हरियाणा, एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण हो हरियाणा में, ऐसी सोच के साथ लोग हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, उस बात की लड़ाई है। हुड्डा साहब, अगर हम पूरे हरियाणा में बात करें तो इन दिनों स्पोर्ट्स कोटे के तहत लगे हुए डी ग्रुप के कर्मचारी बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपकी तरफ से उनकी कोई मांग उठाई गई है? पूरी तरीके से उठाई गई। ये तो इनकी सरकार की भर्ती है। पीटीआई में टेक्निकल कमी दिखा के, हालांकि मेरिट पे कोई सवाल नहीं था पीटीआई में, टेक्निकल उसमें कमी दिखा के उनको सरकार ने जो है बड़ी एक कमज़ोर पैरवी करी और एक तरीके से राजनीतिक दृष्टि से पैरवी करी उसकी, और पीटीआई जो है अपनी जो आज सड़कों पे हैं उनको अपने रोजी रोटी गंवानी पड़ी। उसके बाद ये तो इनकी खुद की भर्ती है, ये जो ग्रुप डी के अंदर स्पोर्ट्स कोटा है, और ये तो इनको सबसे ज़्यादा तो जो हमारे अपना जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनको बोलना चाहिए, वो भी तो स्पोर्ट्स कोटा से लगे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की व्यवस्था देखने में आ रही है। हरियाणा देश में दुख होता है, तीन तरफ दिल्ली के हम हैं, सबसे ज़्यादा रोजगार हरियाणा में होना चाहिए था, मगर बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। अभी जो आंकड़े आए हैं उनमें हरियाणा छोड़िए, भारत का नाम काफ़ी नीचे आ गया है बेरोजगारी में और भूखमरी में। भारत में आज तक 40-44 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई हिंदुस्तान में जितनी अभी आज के दिन है, और उसमें हरियाणा नंबर 1 पे, यूपी, बिहार और इवन कश्मीर, त्रिपुरा से भी आगे, जम्मू कश्मीर वहाँ पे तो कश्मीर से भी आगे बेरोजगारी जो है हरियाणा के अंदर हो गई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि कोरोना की वजह से ऐसा हुआ, पूरी दुनिया प्रभावित। इन्होंने भट्टा बिठा दिया हरियाणा का। 6 साल में एक कोई इंडस्ट्री लाए हों, कोई निवेश किया हो, एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हों पूरे हरियाणा में। और नया छोड़ो, पुराने मंजूर शुदा प्रोजेक्ट, रेल कोच फैक्ट्री बननी थी जाली लॉट में बड़ौदा हल्के का, जिसका बड़ा फ़ायदा होता, वो बनारस चली गई। मैम में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनना था, वो नोएडा के अंदर चला गया। हिसार में और करनाल में एयरपोर्ट बनने थे, आज तक उनके केवल हवाई बातें, एक्चुअल में क्या आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो ये सारे मैंने मंजूर कराए थे प्रोजेक्ट। मैं ये मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 6.5 साल के बाद जो है हरियाणा में ना कोई निवेश हुआ, ना कोई प्रोजेक्ट आए, ना ही सरकारी नौकरी जो है उतनी दी गई, और इसी वजह से आज बीजेपी वाले कहते हैं कि बड़ौदा में कांग्रेस पार्टी के दौरान कोई विकास नहीं हुआ था, हमने करवाया। मैं आपको एक का जवाब दे दूं। आप किसी लोगों से पूछो, 10 साल में जो हुड्डा सरकार में काम हुए यहाँ, उसी वजह से लोग हमारे साथ हैं। अगर नहीं होता काम तो लोग हमारा साथ नहीं दे रहे होते। आप किसी भी मापदंड लो विकास का, मैं बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कानपुर में विश्वविद्यालय बना, कानपुर में मेडिकल कॉलेज बना, इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने की बात तो दूर की बात है, इन्होंने 6 वर्ष में 6 स्कूल के कमरे भी नहीं दिए बड़ौदा में। इसी प्रकार से 4 लेन के 2 हाईवे मंजूर हुए, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के बीच में से निकलते हैं। रेल की लाइन यहाँ पे हमारे समय में आई, और रेल कोच फैक्ट्री आनी थी जो उठा के चली गई इनके समय, नए की बात। इसी प्रकार 40 जो है अपना 20 गांव के अंदर खेल स्टेडियम है हमारे समय जो बनाए गए, इन्होंने उनकी देखरेख भी नहीं करी। 64 नई सड़कें बनी हमारे समय, 10 साल हमारी सड़क, एक भी नई सड़क इनके समय नहीं बनी। इसी प्रकार से 10 पावर हाउस बने 33 kVA के, इन्होंने इनके समय एक भी पावर हाउस नहीं बना। इसी तरीके से 4 CHC और PHC जो छोटे और बड़े मेडिकल होते हैं गांव स्तर के, वो बने हमारे समय में अलग अलग गांव में। अंतिम प्रश्न जी, सांसद साहब, अंतिम प्रश्न की अगर हम बात करें, बीजेपी कहती है हमारा उम्मीदवार जीतेगा तो सरकार में हिस्सा होगा, और आपको क्या फायदा होगा? देखिए, हैं उतरना है? नहीं उतरना है क्या? बीमार है जी वो। अच्छा, बीमार है। अच्छा, और आप गाड़ी बोलियो। ठीक है। देखो, मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने की क्या कार्यशैली रही, लोगों को क्या फ़ायदा हुआ सत्ता में भागीदारी का, उसका उदाहरण वो 10 मंत्री हैं, कप्तान अभिमन्यु जी से लेकर धनखड़ साहब तक, मनीष ग्रोवर जी से लेकर कविता जैन और जो है रामविलास जी तक, पवार जी से लेकर 10 के 10 मंत्री कैबिनेट, उनका सरकार में हिस्सेदारी होगी।
लोगों ने बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुटाया। बड़े कद के मंत्री। हाँ, बड़े कद के मंत्री। उसके बाद जींद है वो दूसरा उदाहरण। जींद बाई इलेक्शन में इन्होंने कहा था सर खीर खाएंगे, सरकारी खीर खा लो। 2 साल हो गए। आप एक बार लोहान साहब जींद में जाके, आप भी जाते हो मैं भी जाता हूँ, एक कोई ईंट लगती देखी आपने? मुख्यमंत्री जी ने एक बार आए धन्यवाद करने, धन्यवाद रैली करके कोई प्रोजेक्ट देके गए जींद को? नहीं। बिल्कुल, देखिए ये हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो हर हाल में इस बड़ौदा उपचुनाव के अंदर जीत हासिल करेंगे। और विपक्षी पार्टियां भले ही कांग्रेस पार्टी के ऊपर कितने ही आरोप प्रत्यारोप लगाती रहे, लेकिन उनका इस चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हर हाल में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार किसके सिर पे चौधर का ताज सजता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रेड़ा।